नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और कारगिल की उस लड़ाई के 25 वर्ष बाद हम बात कर रहे हैं कारगिल में एयर ऑपरेशंस की या ऑपरेशन सफेद सागर की। जब भारतीय वायुसेना के वो लड़ाकू विमान कारगिल की ऊंचाइयों पर गर्जना करते हुए निकलते थे, भारी बमबारी करते थे, तो भारतीय सेना जो नीचे थी तो उसका सीना चौड़ा हो जाता था गर्व से। और जो पाकिस्तानी सेना उस समय पहाड़ों की ऊंचाइयों पर छिपी बैठी थी और छिप कर वार कर रही थी, उसका दिल बैठ जाता था। एयर ऑपरेशंस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी कारगिल की लड़ाई में, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ एयर मार्शल पदमजीत सिंह आहलूवालिया, वायुसेना की भाषा में उनका फ्लाइंग नेम पुडिंग है, पुडिंग आहलूवालिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज तक पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम सबसे पहले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में बात करेंगे, कारगिल की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो दर्शक, जो पीढ़ी 25 साल बाद हमारे साथ जुड़ रही है, उनको तो कारगिल की ऊंचाइयों के बारे में भी नहीं पता, कारगिल में क्या हुआ था नहीं पता, किस तरह पाकिस्तान ने लगभग 150 किलोमीटर के इलाके में 10 से 15 किलोमीटर और कहीं कहीं 20 से 25 किलोमीटर घुसपैठ कर ली थी और नेशनल हाईवे 1 को रोक दिया था। तो वायुसेना को क्या आदेश उस समय मिला था और किस दिन? हाँ जी। ये पहली दफा था जहां पे एयर ऑपरेशंस इतनी ऊंचाई पे 30,000 से ऊपर, 30,000 फीट से ऊपर ये ऑपरेशंस या ये एयर वॉर एग्जीक्यूट हुआ। ये दुनिया का पहला मौका था जहां पर इतनी ऊंचाइयों पे ये एयर वॉर हुआ। पहला मकसद तो ये था कि हम जो भी रिक्वायरमेंट होगी सरफेस फोर्सेस की, आर्मी की, उसको मीट करना है। उनके साथ जो एडवर्सरी था, पाकिस्तानी ट्रूप्स जो थे, उनको इवैक्यूएट करना था हमारी टेरिटरी से। ये मुल्क मिल के हमको फौज के साथ करना था। ठीक। बात आप ऐसी उस थी। समय मिराज 2000 के फाइटर पायलट है और मिराज का जो बेस है ग्वालियर में, आप उस समय एयर ऑफिसर कमांडिंग उस बेस के थे। तो मिराजेस को यूज किया भारतीय वायुसेना ने, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें कि सबसे पहले जब घुसपैठ का पता चला तो एक कैनबरा विमान जो भारतीय वायुसेना का था, वो तस्वीरें लेने गया था और उसको स्टिंगर मिसाइल से या सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट किया गया था। वायुसेना को आदेश क्या हुआ था और जब कैनबरा को टारगेट किया गया तब एयर हेडक्वार्टर्स में क्या चल रहा था? ये डेवलपमेंट जो थी, जहाँ के जो हमारे एडवर्सरी थे, वो ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल की यूटिलाइजेशन। इसके साथ क्या हुआ कि जितना भी एनवलप था, जहाँ पे हम आ सकते हैं, जितनी निचाई में आ सकते हैं, जितनी साइड से आ सकते हैं, वो सारा रिस्ट्रिक्ट हो गया। और हमको ये जो कहते हैं कि स्टिगर का बबल, वो बबल के ऊपर से डिलीवर करना था हमारे सारे वेपन्स। इससे जो एक्यूरेसी थी वो कम हो जाती थी और हमारी वल्नरेबिलिटी, मतलब उनको मौका मिलता था कि हमको भी गिराने का। और इस तरह जो हमारा थ्रेट था ये इंक्रीज हो गया जब हम ऑपरेशन में जाते थे। और इसी इसी हाल से 21 मई में ये कैनबरा को ये मिसाइल लगा था। और क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली वो एक इंजन को लगा तो दूसरा इंजन उसको वापस ले आया। पर ये जो पूरा एग्जीक्यूशन थे एयर ऑप्स का, ये सारा चेंज हो गया था। जी। तो 21 मई से पहले क्या सेना और वायुसेना को बिल्कुल उस तरह का अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सिपाहियों ने घुसपैठ कर ली है? कैसे बटालिक के मंटो ढालो इलाके में उन्होंने अपना लॉजिस्टिक्स बेस बना लिया है? उस कैनबरा में तस्वीरें खींची गई थी और उससे वो पहला अंदाजा क्या आपको लगा? और उसके बाद ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च हुआ, तो ऐसा क्यों? जब सेना में इतनी जॉइंटमैनशिप की बात होती है, तो सेना का ऑपरेशन विजय था और वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर था। जी जी हाँ। ये सही है कि
ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर, इनकी डेट शुरुआत और खत्म करने के लिए ऑपरेशंस डेट सेम नहीं थी, अलग अलग थी। और एयरफोर्स की ऑपरेशन शुरू हुई थी 26 मई, 26 तारीख मई की शुरू हुई थी ऑपरेशन सफेद सागर, और ये खत्म हुआ था 12 जुलाई 99 में। वेर इज जो ऑपरेशन विजय थी, ऑपरेशन विजय शुरुआत थी 6 और 7 मई की, और ये खत्म हुआ 26 मई में, 26 जुलाई में, यू राइट। जुलाई, 26 जुलाई में। तो ये फर्क था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली एयरफोर्स को परमिशन नहीं था इस लड़ाई में घुसने का। पॉलिटिकल क्लियरेंस आई थी 25 तारीख को, और एयरफोर्स इंडक्ट हो गया 26 तारीख को मई की। वेरएज आर्मी जो थी वो 7-8 मई उनका ऑपरेशन विजय शुरू हो गया, और हमारा 12 तारीख को खत्म हो गया था जुलाई के। क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो आया था और बात चल रही थी उनकी विड्रॉल की, तो उसकी ये सरताज रिक्वेस्ट थी अजीज। कि आप पहले सरताज अजीज, जो आप पहले एयरफोर्स है, उनके ऑपरेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये फर्क जो था ये भी था। और उसके अलावा ऑपरेशंस की जो एयरफोर्स ऑपरेशंस की जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी टारगेट्स थे, वो सब न्यूट्रलाइज कर दिए थे। उसके बाद एयरफोर्स का कोई काम नहीं था। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। 21 मई को कैनबरा को पाकिस्तानियों ने टारगेट किया, उसका एक इंजन सरफेस टू एयर मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। समहाउ वो विंग्ड एयरक्राफ्ट श्रीनगर में लैंड किया। उसकी तस्वीरों को आपने आगरा में एनालाइज किया, पता चला कि पाकिस्तानियों ने घुसपैठ काफी लंबे इलाके में कर दी है। फिर फिर मिग 27 जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता उड़ा रहे थे, वो उसका इंजन फ्लेम आउट हो गया। एयरफोर्स के लिए शुरुआत काफी खतरनाक रही। ये 27 मई की या 28 मई की संभवतः ये घटना है, 27 मई की। इसके बारे में हमें बताइए कि आपका वो मिशन क्या था कि मिग 27 भी उड़ रहे थे और मिग 21 भी उड़ रहे थे। 27 मई को ये मिग 27 जो ऑपरेशन में इंडक्ट अपने मिशन के लिए जा रहे थे, तो इनको 15,000 फीट से थोड़ा ऊपर जाना पड़ा। अब इसका इंजन जो है थोड़ा अनस्टेबल कहलाते हैं मिग 27 का, ठीक है। और इसको रॉकेट्स फायर करनी थी टारगेट के लिए। तो इनने सारी रॉकेट्स फायर कर ली, और जैसे ही रॉकेट्स फायर हुई सैल्वो में, मतलब एक साथ, तो क्या हुआ कि इंजन फ्लेम आउट हो गया। तो जो पायलट था उसको इजेक्ट करना पड़ गया। तो अगर जब उसने इजेक्ट किया तो ये हवाई जहाज नीचे गिरा, और एक मिग 21 उसी इलाके में फ्लाई कर रहा था। तो उसको रिक्वेस्ट किया गया कि आप देखिए कि हमारा पायलट सेफ है, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो किस इलाके में लैंड किया है। तो जैसे ये मिग 21 भी उनको देख रहे थे, जो स्क्वाड्रन लीडर आहूजा थे लेट, ये उसको कोशिश कर रहे थे उसको स्पॉट करने की। और उस मौके पे ये स्टिंगर का मिसाइल जो था ये उनको भी लगा, और वो भी हवाई जहाज भी गिर गया। तो जैसे आप कह रहे हैं ये शुरुआत अच्छी नहीं थी। और उसके अलावा अगले दिन 28 या 29 को सर मैं एक 28 को हेलीकॉप्टर भी गिर एक मिनट में आऊंगा, एक मिनट में आऊंगा, बट आई वांट टू गया। स्टे ऑन 27। आई वांट टू स्टे ऑन 27। स्क्वाड लीडर अजय आहूजा वो जानते थे कि अगर वो वापस लौटे अपनी बॉम्बिंग के बाद और लो फ्लाई किया ये देखने के लिए कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का विमान कहाँ गिरा है, उन्होंने कहाँ पर पैराशूट से वो लैंड कर रहे हैं, तो उनको स्टिंगर से टारगेट किया जा सकता है। फिर भी वो लौटे। स्टिंगर मिसाइल से पाकिस्तानियों ने उनका मिग 21 गिरा दिया, उन्होंने भी बेल आउट किया, उन्होंने इजेक्ट किया। फिर क्या हुआ? तो ये दो हादसे थे जहाँ पे दो हवाई जहाज हमारे गिर बैठे। और अगले दिन एक नहीं सर, हेलीकॉप्टर भी गिर गया। सर उससे पहले
अजय आहूजा के साथ, स्क्वाड्रन अजय आहूजा के साथ पाकिस्तान की सेना ने क्या बर्ताव किया, मैं ये हाँ, जानना चाहता हूं, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसे पता चल सके कि पाकिस्तान किस तरह न केवल हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा था कारगिल में, बल्कि युद्ध के नियमों की भी अवमानना कर रहा था, अवहेलना कर रहा था, युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। एक पायलट जब बेल आउट करके पैराशूट से उतर रहा था तो पाकिस्तानियों ने क्या किया? जो पाकिस्तान ने किया था वो टोटली अगेंस्ट एयर वॉरफेयर या जो भी वॉरफेयर हो। जिनीवा कन्वेंशन है जो कहलाता है कि पीओडब्ल्यू जो होते हैं उनके साथ कैसा, हाउ डू डील विद दोस। नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान इज नोन फॉर डूइंग दीज डर्टी ट्रिक्स। They did it to the army initially. When they saw the first patrol that went, they executed all of them. They mutilated their bodies and then sent some pictures back, etc., to show how ruthless they can be. This is an effort to scare your adversary, that look, try to not come anywhere close to us. Now, what happened was that they did the same thing to late Ahuja, who ejected from the MiG-21. MiG-21 And they again mutilated his bodies and sent those pictures across, wherein the skin and the Air Force would be very, very disturbed not to go into action again. However, as far as Nichiketa is concerned, the pilot of the MiG-27, who also ejected, he was जी left safe and he was returned back to India. So there's no जी consistency in their behavior. It is crude. It is against the principles of war. It is against the Geneva Convention, which tells everybody involved in any such conflicts as to how they should deal with the POWs. ठीक। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उस समय मैं कारगिल में था, और जो मेरी वायुसेना के अधिकारियों से बात हुई थी, मैं आपको दोनों ही इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। काक्सर के इलाके में कैप्टन सौरभ कालिया का पेट्रोल था, जाट रेजिमेंट का, और वो 6 सिपाहियों के साथ पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया था, उन्हें यातनाएं दी, उनकी आंखें निकाल ली, उनकी बोटी बोटी काटी, उनको सिगरेट से जलाया, और फिर वो क्षत विक्षत शव उन सभी के भारत को लौटाए गए। वो जीरो ब्रिज से वो शव लौटाए गए थे, और उस समय मैंने वो इंसिडेंट रिपोर्ट किया था। आज आप बता रहे हैं कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के शव के साथ भी यही बर्बरता पाकिस्तान की सेना ने की थी। तो जो लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और सिंगर्स को भारत में लाना चाहते हैं, वो जान ले कि पाकिस्तान ने कितना लगातार भारत के साथ भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। सर, अब आते हैं अगली तारीख को, 28 मई को, 28 मई 1999। अब हम बटालिक से तोलोलिंग की तरफ आ रहे हैं, यानी द्रास सेक्टर में आ रहे हैं, और वहां पर एक मी-17 अपने रॉकेट्स के साथ उड़ा। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ये 4 हेलीकॉप्टर्स गए थे और उसमें से 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ उनके पास ये ईडब्ल्यू इक्विपमेंट था, ये फ्लेयर्स थे, और स्टिंगर के लिए ये फ्लेयर्स सबसे अच्छी चीज है न्यूट्रलाइज करने के लिए। So these flares that were fired from 3 other helicopters, the Stinger could not attack them. But there was one helicopter whose flares did not work. So since they did not work, the missile was able to hit this aircraft and we lost the Mi-17 on that date. तो उस समय जब हम द्रास में थे, ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली खबर थी, जब हमको ये पता चला था कि एक दिन पहले एक मिग-27 का इंजन फ्लेम आउट हो गया और एक पायलट को बंदी बना लिया, दूसरे पायलट की हत्या कर दी, एक मिग-21 का नुकसान हुआ। अगले ही दिन एक मी-17 और उसमें 2 पायलट और 3 अन्य कर्मी भारतीय वायुसेना के, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से बदल दिया। किस तरह से वायुसेना ने अपने ऑपरेशंस को बदल दिया सर? उसके बाद क्या हुआ, that Air Force had to change its tactics. The primary aim of change of tactics
was to stay above the bubble. The bubble is the performance envelope of the Stinger missile. अब जैसे हमको बबल से ऊपर रहना था, इसका ये मतलब था कि हमको थोड़ा ऊपर जाना, हाइट गेन करनी थी, और वहां से जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है, वहां से अपने टारगेट्स को हिट करना था। तो इस तरह की हमको बहुत डिफिकल्टी हुई। और इसमें मिराज 2000 हवाई जहाज जो था, वो ऊंचे से जितनी भी हाइट से 32,000 फीट तक, 30,000 फीट तक, 25,000 फीट से डिलीवरी ऑफ वेपन्स करते थे। और वहां पे उस हाइट्स पे एक तो हवाई जहाज जो होता है उसकी परफॉर्मेंस भी अलग हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाती है। मतलब जैसे कि आप कंट्रोल सर्फेसेस हिलाते हैं, हवाई जहाज आपका उस तरह नहीं हिलता है। तो एक तो वो बात थी। तो इसके अलावा जो हवाई जहाज उस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, वो विंड स्पीड्स जो होती है बहुत हाई होती है। तो जहाँ पे विंड स्पीड्स का मामला होता है, तो अब पता नहीं चलता कि जो बैलिस्टिक्स हैं बॉम्ब के, वो उसको कहाँ लेके जाएंगे और टारगेट पे ये बॉम्ब जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह बहुत मुश्किल होता था, ज्यादा मुश्किल होता था ये डिलीवर करने के लिए। पर मिराज 2000 जो था, उसके पास जो नैव अटैक सिस्टम होता है हवाई जहाज में, नैव अटैक सिस्टम इज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग दीज डिफिकल्टीज एंड येट हिटिंग द टारगेट। ठीक। अच्छा, भारतीय वायुसेना के पास पीजीएम जो कहलाते हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, उस समय क्या थे या नहीं थे? तो जो डड बॉम्ब्स थे, जो केवल अपने ग्रेविटी के वेट से नीचे गिरते हैं, उनको आपने स्मार्ट बॉम्ब बनाया। और कैसे बनाया कि लेजर डेजिग्नेटर से आप टारगेट को हिट कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट तो बहुत छोटा है। मान लीजिए आप 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, एक पहाड़ की चोटी, और वो आप तो कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल एक क्षण में आपको वो डिसीजन लेना होता है। कितना कठिन था ये मिराज 2000 के पायलट्स के लिए? जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, इनका क्या मकसद था? इनका एम था कि जितने भी हाई ग्राउंड हैं, ये 135, 136 लॉन्ग एलओसी जो थी, इसके हाई ग्राउंड्स कवर कर लें, ताकि NH-1 को वो अपनी आर्टिलरी फायर गाइड करके अनयूजेबल कर दें फ्यूचर में। ठीक, तो ठीक, तो जिस तो ये करने के लिए हमारे एयरफोर्स को उतनी तकलीफ हुई कि ये जो सेंगर्स थे, ये जो छोटे मोटे केव्स थे जो रॉक के अंदर थे, तो इनको देखना बहुत मुश्किल था। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ये अपनी तरफ से गए थे, नॉर्दर्न साइड, क्योंकि एलओ हम क्रॉस नहीं कर सकते थे एलओसी। ये पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे कि हमको एलओसी नहीं क्रॉस करना, इस तरफ से ही फायर करना। तो इस तरफ से वो नजर नहीं आते थे। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, ये इतने छोटे थे कि आप इमेजिन करिए एक मारुति कार, और 28,000 फुट पे आप उसको कितना देख सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल आप उसको देख सकते हैं। तो प्रिसिशन हो या जो भी हो, इस ऑल्टीट्यूड में किसी को अटैक करना बहुत मुश्किल था। सो देयरफॉर व्हाट द एयर फोर्स डिड in conjunction with the army is to first thereafter change the tactics and start hitting the logistics camps. The logistics camps were much bigger, and if the logistics camps were neutralized, then the Pakistani troops on the high ground would not get ammunition, food, fuel, no supplies, nothing, and they would be cut off. And this is और ये what actually made a lot of difference, because we were able to hit the camps like Mantadalo, which was a मंटो डालो। huge camp, and this was in the sector बटालिक where सेक्टर। Malik sector, where it would have made the maximum difference to all the posts in the Kargil area. So that was very, very effective. Then also, in point 4388. Now, this was another camp which was located in another rivulet, which we attacked and very effectively attacked.
So this logistics camp also was very badly hit. So all in all, there were some of these camps where when they were neutralized, the Pakistani forces were not able to get what they wanted in terms of fuel, in terms of ammunition, in terms of other supplies, and that made all the difference because अच्छा, the आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपने ये कहा कि आपको ये सरकारी आदेश था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आदेश दिया था कि आप एलओसी पार नहीं मारेंगे। लेकिन हमारा तोपखाना तो एलओसी के उस पार धड़ाधड़ मार रहा था। तो ये अंतर क्यों कि 155 हाउविट्जर बोफोर्स से सरहद के उस पार धड़ाधड़ फायरिंग हो रही थी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, लेकिन वायुसेना केवल मट्टो ढालो और .4388 या टाइगर हिल जो सब हमारे ही इलाके में है, वहां बॉम्बिंग कर रही थी। आपने सरहद पार क्यों नहीं मारा? जो आर्टिलरी थी, artillery was firing from the ground to whatever the high ground that was available, that could be seen. So the question was, जो नजर आ रहा था उसको थोड़ा बहुत गोलाबारी लग रही थी, पर एयरफोर्स इतने छोटे छोटे टारगेट्स ये नामुमकिन था कि इनको पकड़ना, और ना तो कोई फायदा हुआ। गुलतारी में अगर आप मारते, गुलतारी में जो पाकिस्तान के बेसिस थे उनको अगर आप मारते। गुलतारी in the heart of Pakistan, in POK, Pakistan occupied Kashmir. That was a good about 40-50 kilometers into Pakistan territory. So there was no way that we could have gone across the LOC. We could not have started a war by firing so far in. So we had to restrict ourselves in terms of not only flying, but in terms of firing of weapons within the LOC on the southern side of the LOC. So the army artillery could not have got much progress. They could not have achieved very much because you can hit 2, 3, 4 of these small targets, but they were very small in numbers. But if you've taken the whole camp away, which maybe had 150, 200 people, and similarly lots of ammunition, all that throttled the Pakistanis. So that helped them, to put their hands up and come forward to the hand over to the Indian Army. अच्छा सर, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने कारगिल के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, या अगर किया तो वो दूर तक रहे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी तो खासी ताकतवर वायुसेना है। You see, Gaurav, Pakistan took an opportunity by using an adventurous methodology to internationalize the question of Kashmir. ठीक, they thought that once they take all these high ground, especially during, just before the summer comes in, before the snows melt, that they occupy this high ground. And once they do that, then they thought that it will be very difficult for the Indian military to overcome or to push these guys back, because by then the international opinion would have come in, and that would have forced the Indian troops to show restraint. ठीक, Did not want to escalate it. They did not want to escalate it beyond this so much of an operation, and therefore they didn't want the Air Force to come in, because if the Air Force come in, then you will understand that it will become the involvement of the third dimension, which would be an all-out war. Neither India wanted it, because it was too late for us to do anything, because they were occupying the high ground. We just wanted to throw them out as soon as we could. And that's exactly what was done from their side. They didn't want it to escalate. From our side, we didn't want it to escalate either. That's the reason why the third dimension did not get in. That's also the reason that the Indian Air Force, between 7th, 8th of May, when the army was already inducted, was inducted later
on the 26th of May, because if they had been inducted earlier, then there was a possibility of the third dimension from the other side getting in, and it could have been an all-out war. But then it was a good decision, a strong political decision, a strong message that you have come into our territory and we will use whatever we have at our means, including the Air Force, to throw you out. ठीक, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास उस समय प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन क्या ये था, उचित संख्या में था, पर्याप्त मात्रा में था, या फिर वायुसेना को भी बहुत जिसे आजकल की भाषा में जुगाड़ कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, भारतीय वायुसेना को काफी इनोवेट करना पड़ा? और ग्वालियर में आप उस समय बेस कमांडर थे, किस तरह से डट बॉम्ब्स को स्मार्ट बॉम्ब्स बनाया गया? You see, we wanted precision weapons, and we did not have any such precision weapons, but we had plenty of 1,000-pounders wherein we could fit them with what we call laser kits. Now, the Paveway 2 is a laser kit which is provided by the United States. The US had put in or had kicked in their restrictions after the war started. Now, what is this Paveway kit? The kit is just a laser in the front and certain amount of surfaces at the back, which are control surfaces to guide the bomb within the margins of the laser illumination of the target. So you can illuminate the target through a laser beam, and the bomb, a dumb bomb with this kit, would ride on this beam and go to the target, which gave it immense amount of accuracy. So this is what we had, and this is what we had to do. But the point was that you can imagine we had a listening kit, the LDP, the laser designation pod. And this was Israeli. We had a Paveway kit, which was American. We had an aircraft, which was French. And we had a pilot that was Indian. So we had to put this entire gamut together and yet achieve fair amount of results. One of them was Tiger Hill. Tiger Hill was unique in that the message went throughout the world that there is something going on, and this is the accuracy with which the Indian Air Force is delivering weapons. और वो तस्वीर पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुई थी, और उस समय हम लोगों ने भी उसको देखा था कि टाइगर हिल के ऊपर एक विमान से वो तस्वीरें ली जा रही हैं कि पाकिस्तानी सिपाही भाग रहे हैं, और उनके शायद 7 टेंट थे कुल मिलाकर, और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बम टाइगर हिल के उनके 60 टेंट के बिल्कुल बीचों बीच गिरता है और तबाही मचा देता है। ये कैसे किया बहुत छोटी सी जगह पर? You see, this is the advantage of precision weapons. A precision weapon, when it is riding either on a laser or perhaps even more accuracy of GPS, global positioning system, which gives it, which feeds the coordinates into the system, and then it goes on to target. But the beauty of this was that nobody asked the question in the photograph or the pictures as to why the troops were running up the mountain or the hill. They should have been running down. Nobody runs up the hill. And the reason for this was that the first bomb undershot. That undershot, and the Pakistani soldiers realized that probably something else was coming there. And they went in, they started running up the hill, up the mountain, towards their sanctuary or towards their, the sangars that they had. So that was the reason why they were. But the beauty of this was that we had not been able to, we had not earlier used the 1,000-pounder, because on the Mirage, you had a pod which was French. And this pod was in harmony or worked in tandem with a French missile, the Matra missile, which was 2,000 pounds.
but we didn't have enough of those. So we had to use the 1,000-pounder on the Mirage 2000. So we had to modify a certain amount of, the launchers where you load them up. We had to modify certain things. We had to modify how much of power supply that could go from the aircraft to the listening pod. It was not, there wasn't enough power. So we had a loom. The loom is nothing but, a heavy kind of wires going in. And from one side to the other side, we had only, 3 pins. Whereas for the power supply to the LDP, we had to have something like about 5 or 6. Okay. So the engineers in this case, they split the wire into that many wires so that the power supply from the aircraft to the listening pod could be complete. This was wonderful innovation that was done. We had to, even the 1,000-pounder, the Indian 1,000-pounder, the paveway kit was not fitting. And you won't believe it, we had to chisel a little bit of the bomb to make it fit with the paveway kit. And there was so many other innovations that were done. The first time that we went on Pokhran to deliver the first bomb and to see whether it has the detonator which explodes. And this is another story. We did not have a detonator or the fuse for the 1,000-pounder. So we used a Mark 52 fuse into the 1,000-pounder, and we had to see whether it works. So we went to Pokhran. We could not lock onto the target because the target was too small as far as the laser is concerned, but we still fired the bomb. And I remember the RSO, the youngster, the range safety officer, telling me, and Tewari, who was with me, to say that, where is the bomb gone, sir? So I said, youngster, the target is where the bomb has gone. He said, yes, sir, I understand. Which meant we had to fudge. Because if the bomb had not gone anywhere near or did not leave the aircraft, nobody would have let Tiger Hill happen. Nobody would have permitted these bombs to be used in Kargil. So we did this. So we did this kind of fudging. We did this kind of cheating for the loom, getting the power supply, and so many other innovations like this to get the job done. Because एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आपसे इसकी पुष्टि चाहूंगा, कारगिल की लड़ाई में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भोंका, जिस तरह से हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया, हमारे 5 एयर वॉरियर्स वहां मारे गए, या जिस तरह से जब स्क्वाड लीडर आहूजा, अजय आहूजा, वो लैंड कर रहे थे तो उनको यातना दी, उनको मारा, उनको गोलियों से मारा, तो एक तरह से पाकिस्तान हमको मैसेज दे रहा था। ये मई की बात है। 26 जुलाई को ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन विजय खत्म हो गए थे, लेकिन अगस्त में पाकिस्तान नेवी का एक विमान PNS एटलांटिक, जो लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान का, गुजरात की सीमा में नलिया के पास उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया और वो भारत की तरफ घुसा। और उस समय स्क्वाड लीडर बुंदेला अपने MiG-21 को उड़ा रहे थे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में। और मुझे जो जानकारी मिली, और मैंने उनको इंटरव्यू किया था वहां पर, कि हमारे MiG-21 ने पाकिस्तान का वो एटलांटिक विमान गिरा दिया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 20 से 25 नेवी के लोग मारे गए थे। मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या ये पाकिस्तान को बहुत क्लियर संदेश दिया जा रहा था कि अगर तुम हमारे वायु सैनिकों को मारोगे तो भारत न केवल बदला लेगा बल्कि सूद समेत बदला लेगा? Absolutely, Gaurav. This is the highest form of deterrence. This is to let your adversary know that if you don't play by the rules, neither will we. And as a consequence, you will suffer. And this was to indicate to them that all the wrongs that they did in Kargil, all the wrongs that they did for Kalia and his platoon, all the wrongs that they did for Ahuja, that had to be answered. They had to return the due favors. And this is how this Atlantic, which had hardly come into our territory, but it was enough
for us to shoot it down, and this was done promptly. And what's more, the debris of the Atlantic fell within our territory. So nobody could question us. There was not even a little as to why it was done, because we gave you back what you had given us earlier. सर, क्योंकि उस समय हम लोग युवा पत्रकार थे, हम लोग नलिया गए थे, तो जो 3 मी-17 हेलीकॉप्टर्स थे, सबसे आगे वाले हेलीकॉप्टर में जो पत्रकार थे उनमें से मैं भी था, और पाकिस्तान ने फिर एक स्टिंगर सर्फेस टू एयर मिसाइल फायर की थी इस हेलीकॉप्टर पर, और हम लोग किसी तरह उस स्टिंगर मिसाइल को डॉज करके आए थे। तो पाकिस्तान ने भी बदला लेने की कोशिश की थी उसी समय, लेकिन ये संदेश भारतीय वायुसेना ने बहुत क्लियरली पाकिस्तान को दे दिया था। आपकी दृष्टि में वो संदेश क्या था पाकिस्तान को, जब भारत ने पाकिस्तान का एटलांटिक विमान गिराया था? Message was very simple. It was, you can say, the highest form of deterrence. It was to let them know that please refrain from having any kind of conflict where you play dirty. Do not play dirty in any conflict. If you do, you'll get it back in the same way that you use these dirty methods to affect your adversary. एयर मार्शल So पुनिया that was अहलूवालिया what- जी, आप इस विशेष चर्चा में कारगिल के युद्ध के 25 वर्ष बाद आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो जो पंक्तियां हैं, वो बिल्कुल इस ऑपरेशन पर उचित बैठती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद। Thank you so much, Gaurav. Very nice to be on your show. Thank you very much, sir. Thank you.